गॉस लॉ करना था ना। गॉस लॉ के पहले आपका फ्लक्स हो गया था पूरा पूरा। फ्लक्स क्या होता है? अब जैसे एक चीज़ देखो, मान लो यहाँ पे आप एक चार्ज रखते हो Q। जब Q चार्ज रखोगे तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी चारों तरफ, ठीक है। तो किसी चार्ज से कुल फ्लक्स मतलब क्या? कल का बताया तो था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, इनकी काउंटिंग को हम फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब इस चार्ज पार्टिकल से कुल कितना फ्लक्स निकलेगा, इसकी काउंटिंग कौन बताता है? गॉस का नियम बताता है, ठीक है। एक लाइन में पहले डेफिनेशन लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो गॉस का प्रमेय, गॉस का प्रमेय किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल फ्लक्स, कुल फ्लक्स बंद पृष्ठ में उपस्थित, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। देखो जैसे मान लो ये आप एक ले लेते हो घन क्यूब ले लेते हो और इसके अंदर आप Q चार्ज रखते हो, तो अगर ये Q आवेश है तो इससे फ्लक्स निकलेगा, विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। कितनी निकलेंगी? Q/ε0, ठीक है। मतलब जितना आवेश होगा उसका 1/ε0 निकलेगा। तो एक चीज और लिख लो, फाई फ्लक्स बराबर क्या होता है? कल आपने पढ़ा था, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी ए, पढ़ा था ना। और अभी आपने क्या पढ़ा? जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा? Q/ε0। तो ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, Q डिवाइडेड बाई ε0। इस Q की खासियत क्या है? ये Q इस जो भी आप सरफेस लोगे उसके अंदर ही रहना चाहिए, तो इसको हम लिख लेते हैं Q इनक्लोज्ड। इनक्लोज्ड मतलब सरफेस के अंदर, ठीक है। ये वाली चीज़ आँख बंद करके रख लेना। उसको इंटीग्रेशन करेंगे। हाँ करेंगे, हम बताते हैं क्यों करेंगे। ये जो लिखा हुआ है ना गोल, गोल मतलब क्लोज इंटीग्रेशन, ठीक है। अभी बताते हैं उसका मतलब, सरफेस आपका क्लोज होना चाहिए वो बताता है। इसको पहले नोट करो। ध्यान नहीं दे रहे हो तो लोग ठीक है, नोट कर लिया। ये आपका होता है गॉस लॉ, इसको पूरा कर देना। अच्छा अब देखो एक चीज समझने के लिए, एग्जाम से नहीं है। ये मान लो आपका, हाँ गॉस लॉ की सबसे पहली खासियत क्या है? ये वैलिड किसके लिए है? क्लोज सरफेस के लिए, ठीक है। मतलब बंद सतह के लिए ये वैलिड है। अगर ओपन सरफेस करोगे तो गॉस लॉ वैलिड नहीं है। मान लो ये आपका एक गोला है, ठीक है। यहाँ पे आपने चार्ज रख दिया Q1, यहाँ पे चार्ज रख दिया Q2। टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस कितना होगा? तो फाई बराबर, गॉस साहब ने क्या बताया था? जो इस सरफेस के अंदर जितना आवेश होगा उसका 1/ε0। टोटल आवेश कितना है? Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई ε0। टोटल फ्लक्स निकल के आ गया। हाँ अब एक चीज़ बताओ, सोचने वाली बात भाई, अगर ये चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी होंगी। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के कुल कितनी लाइंस होगी? तो इतनी होगी।
ठीक है। अगर हम एक काम और करते हैं, मान लो कि हमारा यही सरफेस है, स्फीयर है, Q1 यहाँ रख दिया, Q2 यहाँ रख दिया और यहाँ पे हमने Q3 रख दिया। अब बताओ कुल फ्लक्स कितना होगा भाई? इसके अंदर Q1 Q2 रख दिया, यहाँ पे हमने Q3 रख दिया, तो कुल फ्लक्स कितना होगा? अभी भी होगा Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 10। क्यों होगा? ध्यान से देखो, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मान लो ये निकली, ठीक है। अब कल वाली क्लास याद करो, ये सरफेस के अंदर जा रही है, अगर आप इसे पॉजिटिव मान लेते हो तो सरफेस से बाहर निकलने वाली कैसी होगी? मिल के जीरो। ये सरफेस के अंदर जा रही है और यहाँ से बाहर निकल रही है, अगर अंदर जाने वाली को आपने मान लो निगेटिव मान लिया तो बाहर वाली कैसी होगी? पॉजिटिव। तो जो चार्ज आपका सर्फ इस स्फीयर है इसके बाहर रखा होगा, उसकी वजह से विद्युत बल रेखाएं तो बनेंगी, फील्ड लाइंस बनेंगी, लेकिन फ्लक्स नहीं होगा उसकी वजह से। तो इस बात को नोट कर लो, लिखो जीरो होगा। हाँ हाँ, इसकी वजह से जीरो होगा। टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस कितना होगा? अभी भी इतना ही होगा। लिख लो इसको। यदि कोई आवेश किसी बंद सतह के बाहर रखा हुआ है, यदि कोई आवेश किसी बंद सतह से बाहर रखा हुआ है तो आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं उत्पन्न होंगी, परंतु बंद सतह से गुजरने वाला फ्लक्स शून्य होगा। आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं उत्पन्न होंगी, परंतु बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स शून्य होगी, परंतु बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स शून्य होगी। सतह से बाहर रखा गया है। देख के लिखो, देखो थोड़ा स्पीड बढ़ा लो, उल्ली करा वो तो उसको देख। परंतु बंद सतह से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स शून्य होगी। ठीक है। और देखो इसको अभी एक चीज और भी देख लो, आगे आएगा, ठीक है, जब आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल टू क्या होता है? Q इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। यही आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ोगे तो उसमें मैक्सवेल्स लॉ आएगा, तो यही आपका होता है मैक्सवेल्स फर्स्ट लॉ, मैक्सवेल का पहला नियम। क्या कहता है? अगर चार्ज है, आवेश है, तो विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। अगर विद्युत क्षेत्र है तो नेट चार्ज है, ठीक है। ये आपका मैक्सवेल फर्स्ट लॉ है, वहाँ पे देखना होगा, ठीक है। अब गॉस लॉ देखो कहाँ कहाँ कब कब वैलिड होता है, तो लिखो गॉस के नियम की परिसीमाएं, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, गॉस के नियम की परिसीमाएं। परिसीमा, हाँ, मतलब इसकी क्या क्या सीमाएं हैं। तो पहली चीज क्या है, कल से ही चिल्लाता आ रहा हूँ कि गॉस लॉ इज वैलिड फॉर क्लोज सरफेस, बंद सतह के लिए लागू होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, वर्ग व्युत्क्रमानुपाती नियम, इनवर्स स्क्वायर लॉ। गॉस का जो नियम है वो कहाँ पे लग सकता है? अगर लिखना बंद कर दो भाई, देख लो बाद में लिख लेना, ठीक है। पहला पॉइंट क्या, क्लोज सरफेस के लिए वैलिड है, रट गया होगा। सेकंड पॉइंट क्या है, इनवर्स स्क्वायर लॉ, मतलब F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², जहाँ पे आया वहीं पे गॉस लॉ वैलिड है, ठीक है। अगर कुछ r³ आ गया, r⁴ आ गया तो आपका गॉस लॉ नहीं लगेगा। सेकंड चीज, ठीक। थर्ड चीज क्या है, अभी इसको हम देखेंगे, अभी जस्ट अभी डिराइव करेंगे इस चीज को, ठीक है। थर्ड चीज क्या है,
क्लोज सरफेस हो गया। अच्छा, दो चीज़ें ये हो गई। थर्ड चीज़ मत लिखो, यही दोनों चीज़ें भी लिखो, ठीक है। पहला, गॉस लॉ बंद सतह के लिए लागू होता है। गॉस का नियम बंद सतह के लिए लागू होता है। दूसरा, गॉस का प्रमेय वर्ग व्युत्क्रमानुपाती नियम का अनुपालन करता है। ठीक है। अब इसके अगली बात क्या है, कभी भी जब आप गॉस का नियम यूज करोगे तो आपको एक सतह चाहिए, और कौन सी सतह चाहिए? बंद सतह। और ये जो बंद सतह होती है इसे हम बोलते हैं गॉसियन सतह, गॉसियन सरफेस। ठीक है। तो गॉसियन सरफेस क्या होता है वो थोड़ा सा देखो। कहीं पे जैसे मान लो अगर आपसे पूछ दिया जाए एक बिंदु आवेश Q है, इससे r दूरी पे आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो आप क्या लिख दोगे? E=1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई r²। पहले पढ़ा हुआ है। लेकिन अगर यही चीज़ गॉस लॉ यूज करके निकालना है तो फिर तो आपको एक क्लोज सरफेस चाहिए। तो ये क्लोज सरफेस आपको खुद बनाना पड़ेगा, ये होता नहीं है, ये आप खुद इमेजिन करते हो। मान लो कि ये हमारा एक स्फीयर है, ये हमारा क्या हो गया? गॉसियन सरफेस हो गया। कहीं कहीं पे हम यूज करेंगे सिलेंडर, तो कहीं सिलेंडर होगा नहीं, सिलेंडर आपको खुद से कंसीडर करना पड़ेगा। तो जो सरफेस आप कंसीडर करोगे वही आपका क्या होगा? गॉसियन सरफेस। तो इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी लिखिए। देखो, गॉसियन सतह, गॉसियन सतह एक काल्पनिक सतह होती है। गॉसियन सतह एक काल्पनिक सतह होती है। अब इस गॉसियन सरफेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, विशेषताएं क्या होती है, ये देखो। यही आपका पूरे गॉस लॉ का सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक है। पहला लिखो, ठीक है, सिमेट्रिकल गॉसियन सतह सममित होना चाहिए। लिख लो, फिर एक ही बार में समझाते हैं। गॉसियन सतह सममित होना चाहिए। दूसरा लिखो, सममित, सिमेट्रिकल। दूसरा लिखो, सतह के हर बिंदु पर या प्रत्येक बिंदु पर, सतह के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान समान होना चाहिए। सतह के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान समान होना चाहिए। थर्ड वाले पे स्टार बना के लिखना। देखो, विद्युत क्षेत्र की दिशा तथा क्षेत्रफल सदिश, विद्युत क्षेत्र की दिशा तथा क्षेत्रफल सदिश की दिशा के बीच का कोण या तो 0 डिग्री हो या 90 डिग्री हो। ठीक है। अब समझो, तीनों पॉइंट को समझो। पहला पॉइंट क्या लिखा है? जो आपका सरफेस होना चाहिए वो सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल मतलब सममित होना चाहिए, पहला। सेकंड वाला क्या लिखा आपने? ई, हर पॉइंट पे क्या होना चाहिए? कांस्टेंट, एक बराबर होना चाहिए। थर्ड वाला क्या लिखा आपने? ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का कोण या तो 0 डिग्री हो या फिर कितना हो? 90 डिग्री। अब एक हम सरफेस बनाते हैं, तब देखते हैं। मान लो हमारा ये पॉइंट चार्ज है Q,
ठीक है। और इससे हमें r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, मान लेते हैं। तो हमें क्या करना होगा, एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, इससे r डिस्टेंस पे ये वाला पॉइंट आएगा, r डिस्टेंस पे इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E कितना होगा, 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई r होगा। अब हमें कुछ ऐसा लेना है कि अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है तो हर पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र का मान क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए, पहली चीज। तो अब इसके जस्ट बगल यहाँ पे पॉइंट लो, r डिस्टेंस पे इतना ही आएगा। अब यहाँ ले लो r डिस्टेंस, सेम आएगा। इधर r डिस्टेंस ले लो, सेम आएगा। इधर कर लो r डिस्टेंस सेम, इधर r डिस्टेंस सेम, और फिर इसको मिला लो। ये आपको अभी सर्किल दिख रहा होगा, ध्यान से ऐसे समझो। ये क्यू चार्ज है, r डिस्टेंस इधर, r डिस्टेंस यहाँ, r ये चारों r बन गया। r इधर भी तो होगा, ऊपर भी होगा। विद्युत क्षेत्र कहाँ होता है, त्रिभुज में, स्पेस में होता है। तो ये r डिस्टेंस पे नीचे भी तो बनेगा। अब ये पॉइंट, सारे पॉइंट थे, इनको मिलाओगे तो क्या बनेगा, गोला बन जाएगा, बन जाएगा। यानी हमारा ये क्या बन गया, गॉसियन सरफेस हमारा क्या बना, स्फीयर बना। अब देखो इसकी विशेषता देखो, ये तीनों पॉइंट हम मिलाते हैं, सही है कि गलत है। ये हमारा चार्ज Q है और ये हमारी गॉसियन सरफेस है। पहला पॉइंट क्या था, सिमेट्रिकल होना चाहिए, सिमेट्रिकल समरूप है, ठीक है, पहला। दूसरा E की वैल्यू कांस्टेंट आनी चाहिए। भाई सरफेस के किसी भी पॉइंट पे आप ले लो, 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई r² आएगा भाई। सिमेट्रिकल यार, सिमेट्रिकल मतलब ना जैसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं, एक जैसा ऐसा समझना। देखो बीच से आप काट दो तो बराबर बराबर समझ गया। ये वाला तो फुटबॉल नुमा था। हाँ वही फुटबॉल। अब फुटबॉल है, बीच से काटो, ऊपर नीचे कैसा लगभग सेम है, ऐसे काट दो, इधर इधर कैसा सेम है, तो लगभग सिमेट्रिकल आना चाहिए, ठीक है, मतलब दोनों का लगभग बराबर बराबर। अब देखो पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा E की वैल्यू हर जगह पे क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे अगर E निकालो, जितना आएगा उतना ही E यहाँ पे आएगा। इस पूरे सरफेस के हर पॉइंट पे E की वैल्यू कितनी आएगी, 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई r। दूसरा पॉइंट क्लियर है। थर्ड वाला क्या है, E वेक्टर और A वेक्टर के बीच का कोण या तो 0 डिग्री हो या फिर कितना हो, 90 डिग्री। इसको समझ लो, अगर ये Q चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाएगी, और हमने यहाँ पे छोटा सा एरिया अगर ले लिया तो एरिया वेक्टर किधर होगा, बाहर की तरफ। क्लोज सरफेस में किधर होता है, बाहर। ये हमारा A वेक्टर है और ये हमारा E वेक्टर है। बीच का एंगल कितना, 0 डिग्री। यहाँ पे कहीं काट के देख लो, E वेक्टर और A वेक्टर। A वेक्टर ये हमने काटा तो ये हमारा A वेक्टर। बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो आप किसी भी पॉइंट पे काटोगे तो E वेक्टर और A वेक्टर के बीच का एंगल अभी कितना आ रहा है, 0 डिग्री। तो अभी हम 90 वाला भी लाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो गॉसियन सरफेस की प्रॉपर्टीज होती है उसको पूरा सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो यहीं पे एक चीज़ लिख लो, बिंदु आवेश के लिए गॉसियन पृष्ठ, और ये पूरा बना लो, एक ही साथ करो, टाइम कम लगेगा। बिंदु आवेश के लिए गॉसियन पृष्ठ, ये वाला पूरा बना लेना और इसको लिख लेना गोला। ये आपका है स्फीयर। ठीक है, एक सरफेस और हम यूज करेंगे, उसे भी यहीं पे देख लेते हैं। हम एक सरफेस और यूज करते हैं, जो हम ये वायर ले रहे थे लंबा सा और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे, तो इसकी वजह से जो हमारा गॉसियन सरफेस होगा वो कैसा होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ से r डिस्टेंस पे जाओगे ये पॉइंट मिलेगा, यहाँ से r गए ये मिल गया, इधर r है ये मिला,
इधर आर जाओगे ये मिला, तो ऐसे आर मिलता चला जाएगा आपको और ये सारे पॉइंट मिलते चले जाएंगे। ठीक है, क्या हुआ भाई? ये आपका रॉड है, ठीक। आर डिस्टेंस यहाँ पे आओगे, एक पॉइंट मिला, आर इधर भी तो जाना पड़ेगा। तो अगर केवल एक पॉइंट चार्ज लो तो एक पॉइंट चार्ज के लिए आपने पढ़ा है अभी, एक कैसा बनेगा, स्फीयर बनेगा। इसके ऊपर दूसरा पॉइंट चार्ज लोगे तो ऐसे बनेगा, तीसरा लोगे तो ऐसे बनेगा। तो ये पूरा ऐसे कुछ शेप आएगी सिलेंडर टाइप के। भाई देखो, हाँ सर। पहले तो समझ लो कि इसका गोला क्यों नहीं होगा, ये समझ लो। मान लो हम गोला ले लेते हैं, ये हमारा गोला है, ये हमारा गॉसियन सरफेस है। प्रॉपर्टी क्या होती है? पहली प्रॉपर्टी सिमेट्रिकल होना चाहिए, सिमेट्रिकल है ना। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि इस सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बराबर है। यार ये डिस्टेंस देखो, ये वाली, और ये देखो, और ये देखो, और फिर इधर देखो, ये तो पास ही नहीं। डिस्टेंस हर जगह बराबर है क्या? नहीं है। यहाँ पे कम है, ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हुआ, फिर एकदम से जीरो हो गया। तो जब डिस्टेंस जीरो, डिस्टेंस आपका बराबर नहीं है तो Q/r², जब r बराबर नहीं है तो E कैसे बराबर होगा? E अलग अलग हो गया, तो अलग अलग हो गया तो भाई चलो ये गलत हो गया। फिर हमने ये कंडीशन लिया, तो ये रॉड है, r डिस्टेंस यहाँ, पहले एक पॉइंट के बारे में सोचो, ये r ये मिला, इसके ऊपर जाओगे ये मिलेगा, इसके ऊपर जाओगे ये, अगर सीधे खड़ा करो तो एक लाइन बन गई। थोड़ा सा किनारे उसी पॉइंट चार्ज के लिए पूरा स्पेस में जाएगा ना, तो एक पॉइंट हमने यहाँ पे लिया, ध्यान दो, एक पॉइंट यहाँ पे लिया। अब एक पॉइंट इसके जस्ट नीचे लो, ये वाला पॉइंट हमने यहाँ पे लिया तो लाइन बन गया। अब इसके जस्ट बगल में लो तो वो भी लाइन बनेगा, तीसरा लोगे वो भी लाइन बनेगा, चौथा लोगे लाइन बनेगा, तो पूरा ऐसे गोल का बन जाएगा। अच्छा, अब एक चीज और बताओ, जब ये बता रहा था तो आपको बताया था कि ये सब तो लाइन सीधी होंगी। क्यों? ये लाइन सीधे होने का रीज़न क्या है? ये वाला प्लस इसको नीचे दबाएगा और नीचे वाला प्लस इसको ऊपर दबाएगा, तो ये सीधा हो गया। लेकिन लास्ट वाला तो कर्ल की तरफ मुड़ जाता है ना, जैसे कर्लिंग इफेक्ट। तो अब ये यहाँ से जो है ये पॉइंट चार्ज, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बिल्कुल फ्लैट होंगी, और नीचे वाले की वजह से बिल्कुल फ्लैट। तो ये आपका क्या बनेगा? एक सिलेंडर बनेगा। ये आपका क्या बन गया? सिलेंडर बन गया। अब देखो, अब प्रॉपर्टी को फिर से मैच कराते हैं। यहाँ पे हमने सरफेस लिया, पहले तो देखो, अब यहाँ पे तीन तीन सिमेट्रिकल सरफेस बने, एक तो ये बन गया, एक ये वाला बना, एक ये वाला, सिमेट्री है। पहला पॉइंट क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? इस साइड। और यहाँ पे हम छोटा सा काटेंगे टुकड़ा तो एरिया वेक्टर किधर होगा? बाहर। बीच का एंगल कितना? 0। तीसरी चीज, इस लाइन पे कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालो तो डिस्टेंस सब जगह देखोगे r है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा है? कांस्टेंट। सेटिस्फाई हुआ? ऊपर वाले के लिए बात करो तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और ऊपर वाले सरफेस के लिए ये अगर आपका सरफेस है तो एरिया वेक्टर किधर होगा? ऊपर होगा। बीच का एंगल कितना बन गया? 90। सेटिस्फाई कर गया? तो ये जो हमारा गॉसियन सरफेस होता है किसके लिए? तार के लिए, रॉड के लिए आवेशित जो है। ठीक है, अब देखो इतना हो गया, इसको लिख लो, इसको बना लो, बस डायग्राम ही बनाओ। आवेशित तार के कारण गॉसियन सरफेस। अब जब आएगा आगे तो फिर बनाऊंगा नहीं, डायरेक्ट सरफेस बनाएंगे। आवेशित तार के कारण गॉसियन सतह, और इसको बना लो। एक सिलेंडर होता है, अब गॉस लॉ जो है phi = Q/ε0, इसको प्रूव कर देते हैं। देखो, कूलाम के नियम से गॉस के नियम की व्युत्पत्ति, कूलाम के नियम से गॉस के नियम की व्युत्पत्ति। देखो, Q चार्ज, इसकी वजह से r डिस्टेंस पे गॉसियन सरफेस क्या बनेगा? बिंदु आवेश के कारण गॉसियन सरफेस कैसा होता है?
स्फेयर बनेगा Sphere आर रेडियस का, फिर ये हम बना लेते हैं और थोड़ा सा लिख लेते हैं। आवेश Q से आर दूरी पर गॉसियन पृष्ठ आर त्रिज्या का गोला है। ठीक है, चलो अब बताओ, अगर हमने यहाँ पे छोटा सा एरिया काटा तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की भी डायरेक्शन क्या हुई ये बनी। ठीक है, तो एक बात बताओ, यहाँ से आर दूरी पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा? Q आवेश से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितनी हो जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आया? अच्छा, फ्लक्स निकालने का तरीका आपने क्या पढ़ा था? इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट ds। ठीक है, गॉसियन पृष्ठ लगा दीजिए, गॉसियन पृष्ठ से कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा? फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds, यही तो होता है। और आप ध्यान से देखो तो हर पॉइंट पे E में और ds में एंगल कितना है? 0 डिग्री का है। हाँ, ds क्या है? एरिया वेक्टर है, ए वेक्टर लिखो इसको। ठीक है, हर पॉइंट पे E में और A में एंगल कितना है? 0 डिग्री का है। तो यहाँ पे cos 0 रखोगे तो सीधे सीधे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, E इंटू डी। अब बताओ, ये इंटीग्रेशन है, E की तो वैल्यू हर पॉइंट पे कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो E को बाहर निकाल लो, फाई कितना बन जाएगा? E इंटीग्रेशन ऑफ डी, यही बनेगा ना, इंटीग्रेशन ऑफ डी। अब बताओ, ये छोटा सा डी, ये छोटा सा डी, डी पूरा काटोगे तो जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? इस गोले का पूरा क्षेत्रफल मिलेगा। इंटीग्रेशन मतलब होता है जोड़ना। जब छोटा छोटा एरिया जोड़ोगे तो पूरा क्या मिल जाएगा? गोले का क्षेत्रफल। और गोले का क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से फ्लक्स E बराबर कितना मिला? E इंटू ए की जगह कितना? 4 पाई आर स्क्वायर मिल गया ना। ये आप मान लें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 अभी उतारना फिर बताएंगे इसको। ठीक है, समीकरण 1 में 2 से ठीक है, देखो फाई की वैल्यू कितनी आ गई? E, और E की वैल्यू कितनी है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। E की वैल्यू लिख ली और यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर और 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल। फाई बराबर कितना मिला? Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। गॉस लॉ तो यही कहता है ना, फ्लक्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? Q/एप्सिलॉन नॉट। प्रूफ हो गया? चलो इसको उतारो, फिर से बताते हैं इसको।